हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कॉस्ट के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉस्ट होता है, इससे पहले हमने बात किया था अलग अलग पावर प्लांट के बारे में, जिसमें हमने बात किया था थर्मल पावर प्लांट के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, हमने बात किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर प्लांट है इसमें क्या लगा होता है, पावर प्लांट में लगा होता है जनरेटर। और जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, जो जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो जनरेटर होता है वो ऑपरेट हो रहा होता है, और ये जो जनरेटर होता है इसका बेसिकली कॉस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जनरेटर को ऑपरेट करने का जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जनरेटर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो जनरेटर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है इसमें हमें बेसिकली 3 कॉस्ट मिलते हैं मोटे मोटे तौर पर। पहला फ्यूल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट, और तीसरा हमने कंसिडर किया मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए। अगर ये कॉस्ट अगर कम से कम होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पावर का जो जनरेशन होगा वो कम से कम कॉस्ट पर होगा। अगर पावर का जनरेशन अगर कम से कम कॉस्ट पे होता है तो ऐसे केस में जो कंज्यूमर है उसको हम लोग पावर सेल कर सकते हैं विद इन अ लेस कॉस्ट। अगर आप पावर ही जनरेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर, तो ऐसे केस में जो कंज्यूमर है उसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचना होगा ज़्यादा कॉस्ट पर। और अगर आप ज़्यादा कॉस्ट पर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बेचते हो तो ऐसे केस में जो कंज्यूमर होगा वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को परचेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट डेट इफ़ यू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट लेस कॉस्ट, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं लेस कॉस्ट पर, देन इट विल बी मोर चीपर फॉर कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर के लिए ज़्यादा सस्ता होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करना, राइट। और आप कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बेचोगे कम कॉस्ट पर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा तीनों कॉस्ट के ऊपर। अगर ये कॉस्ट अगर कम से कम आपको लगता है, ये कॉस्ट अगर कम से कम होता है तो ऐसे केस में आपके पावर जनरेशन का कॉस्ट कम होगा। पावर जनरेशन का कॉस्ट कम होने की वजह से जो कंज्यूमर होगा आप उसको पावर को सेल कर पाओगे, कंज्यूमर को आप पावर बेच पाओगे कम से कम कॉस्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉस्ट होता है वो और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया जो जनरेटर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें ये तीनों कॉस्ट आ जाते हैं, फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉस्ट होता है वो और भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो पावर प्लांट है वो कितना पावर जनरेट कर रहा है। अगर आपका पावर प्लांट अगर ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आपका पावर प्लांट अगर कम से कम पावर जनरेट कर रहा है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होगा वो कम से कम होगा। तो डिपेंड करता है आपके पावर प्लांट की रेटिंग के ऊपर। पावर प्लांट अगर ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी का। पावर प्लांट अगर लेस पावर जनरेट कर रहा है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। दूसरा फैक्टर अगर हम लोग देखें, जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हीट एनर्जी इन पर आवर। ये पावर प्लांट इज थर्मल पावर प्लांट। पर आवर में जो हीट एनर्जी उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है, अगर आपका पावर प्लांट अगर थर्मल पावर प्लांट है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, वी कैन ऑल्सो से रेट ऑफ कंजम्पशन इन हीट एनर्जी इन मेगा किलो कैलोरी, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं MkCl से पर किलोवाट आवर टू जनरेट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी जो हीट एनर्जी है उसका कितना कंजम्पशन हो रहा है, मेगा 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 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर में, मेगा किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर में एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट डेट ए फ्यूल विच कैन प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी, कोई फ्यूल है जो कि ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कंबस्टन के बाद, तो ऐसे जो फ्यूल होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो पावर प्लांट का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो पावर प्लांट है कितना पावर जनरेट कर रहा है। पावर प्लांट अगर ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा होगा। पावर प्लांट अगर कम से कम पावर जनरेट कर रहा है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो कम होगा। दूसरा हमने ये देखा कि जो हीट एनर्जी उसका कितना कंजम्पशन हो रहा है पर आवर में एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो जो हीट एनर्जी है उसका कितना कंजम्पशन है, उसका कितना रेट ऑफ कंजम्पशन है मेगा किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर में एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। हीट एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्यूल जो कि हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर सकता है कंबस्टन के बाद, तो ऐसे जो फ्यूल हो गए उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। ऐसे जो फ्यूल हो गए ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हमारे पावर प्लांट के लिए, या फिर बोल सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो कोई भी फ्यूल कंबस्टन के बाद कितने अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है ये हमें एक फैक्टर बताता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्यूल स्पेसिफिक हीट। तो जो फ्यूल स्पेसिफिक हीट है वो एक फैक्टर है जो कि हमें ये बताता है कि कितना कोई भी फ्यूल कितना हीट जनरेट करेगा कंबस्टन के बाद। तो फ्यूल स्पेसिफिक हीट इज़ द फैक्टर, जो फ्यूल स्पेसिफिक हीट है वो एक फैक्टर है जो कि हमें ये बताता है कि कितना हीट जनरेट होगा
कितना हीट फ्यूल जनरेट करेगा, कोई भी फ्यूल कितना हीट जनरेट करेगा, जैसे कि कोल कितना हीट जनरेट करेगा कंबस्चन के बाद। यहाँ से आपको अलग अलग फैक्टर डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जा सकता है, जैसे वो डिफाइन हीट रेट, हीट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर जनरेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हाउ मच हीट एनर्जी इज नीडेड इज नोन एज हीट रेट। एक यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं हीट रेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो जनरेटिंग यूनिट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होगी अगर हीट रेट अगर मिनिमम होता है। तो यहाँ से हमने ये समझा हीट रेट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं हीट रेट। अगर हीट रेट अगर कम होता है तो ऐसे केस में आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है या फिर जो आपका जो पावर प्लांट है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एफिशिएंसी का मतलब आप इनपुट कितना दे रहे हो और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं हीट एनर्जी, जो कि इस टरबाइन को घुमाते हैं, और आउटपुट में आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। एफिशिएंसी का मतलब कि आप इनपुट कितना दे रहे हो और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर आप कम से कम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कॉस्ट कर्व की कैरेक्टरिस्टिक बना के रखी है। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वो एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है कॉस्ट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है पावर। यहाँ पर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पैराबोलिक नेचर में, और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, एक स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट करती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है वो लीनियर होता है। यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर है, कर्सर की टिप पैराबोलिक वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये स्ट्रेट लाइन वाली कैरेक्टरिस्टिक। तो ये स्ट्रेट लाइन वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट करती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अभी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो कर्व जैसी कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉस्ट कर्व। ये जो कर्व जैसी कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें इंडिकेट करती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे रही है कर्व जैसी, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉस्ट कर्व। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट करती है कॉस्ट कर्व, और जो कॉस्ट कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो पैराबोलिक होती है नेचर में। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें इंडिकेट करती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। यहाँ पर मैं सेम थिंग बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एडिशनल कॉस्ट टू जनरेट एक्स्ट्रा 1 किलोवाट पावर इज़ नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट जो कि आपको लगेगा एक्स्ट्रा 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और जो ग्राफ होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का वो लीनियर होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है वो लीनियरली वेरी करता है पावर के रेस्पेक्ट में। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर वेरिएशन होता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट लीनियरली वेरी करता है पावर के साथ। अभी बात कर लेते हैं यूनिट कमिटमेंट डिसीजन के बारे में। अभी यूनिट कमिटमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है, तो यूनिट कमिटमेंट डिसीजन स्टार्ट करने से पहला, समझाने से पहला मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं आपने एक पावर प्लांट बनाया और आप बोल रहे हो कि आपका जो पावर प्लांट है वो 500 मेगावाट पावर जनरेट करेगा। आपके फ्रेंड ने एक पावर प्लांट बनाया और आपका जो फ्रेंड का जो पावर प्लांट है वो कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, 200 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल। तो आपका जो पावर प्लांट है वो 500 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है। आपका फ्रेंड बोल रहा है कि जो आप मेरा पावर प्लांट है, मतलब आपके फ्रेंड का जो पावर प्लांट है वो 200 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हो कि आपका पावर प्लांट 500 मेगावाट जनरेट कर रहा है, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि उसका पावर प्लांट 200 मेगावाट जनरेट करेगा। तो ये जो डिसीजन हम लोग जो ले रहे हैं पावर जनरेट करने का, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिट कमिटमेंट डिसीजन। तो यूनिट कमिटमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, हर एक पावर प्लांट कितना पावर जनरेट करने का डिसीजन ले रहे हैं, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिट कमिटमेंट डिसीजन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यूनिट कमिटमेंट डिसीजन टेकन बाय एवरी पावर प्लांट, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच पावर प्लांट विल जनरेट, कितनी एनर्जी हर एक पावर प्लांट जनरेट करेगा, ये जो डिसीजन होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिट कमिटमेंट डिसीजन। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि ये यूनिट कमिटमेंट डिसीजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब कुछ रफ लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कुछ मजबूरियाँ होती है जो कि ये यूनिट कमिटमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती है, राइट। जैसे कि हमने डिसीजन तो ले लिया हमारा पावर प्लांट 500 मेगावाट जनरेट करेगा, हमने डिसीजन तो ले लिया और हमने बोल भी दिया कि भाई हमारा जो पावर प्लांट है वो 500 मेगावाट तक की एनर्जी को जनरेट करेगा। मगर कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती है जिसके वजह से नॉट हेल्प से जिसके वजह से हम लोग ये 500 मेगावाट का पावर जनरेट नहीं कर पाते। तो वो क्या क्या मतलब जो मजबूरियाँ होती है जिसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे।
फॉलोइंग आर द कंस्ट्रेंट विच अफेक्ट यूनिट कमिटमेंट डिसीजन। सबसे पहला होता है रिजर्व कंस्ट्रेंट, और दूसरा जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट, और तीसरा जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है मिनिमम ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं रिजर्व कंस्ट्रेंट के बारे में। रिजर्व कंस्ट्रेंट का मतलब क्या? रिजर्व कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग जो इंस्टॉल कैपेसिटी होती है पावर प्लांट की वो ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में। मतलब मैक्सिमम डिमांड मान लेते हैं, वो मैक्सिमम डिमांड होता है 100 मेगावाट का, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल। तो आप जो पावर प्लांट जो इंस्टॉल कर रहे हो उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट से ज़्यादा होना चाहिए। लेट से मान लेते हैं 150 मेगावाट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिजर्व कंस्ट्रेंट। तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी होती है पावर प्लांट की वो ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है पावर प्लांट की वो ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिमांड होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, नोट दैट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पावर जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिमांड होता है वो डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है पावर जनरेशन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिमांड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पावर जनरेशन के ऊपर। कंज्यूमर को बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका पावर प्लांट कितना पावर जनरेट कर रहा है। कंज्यूमर का बस चले तो जो कंज्यूमर है वो लोड को इंक्रीज़ करते जाएगा, राइट। और ये मैटर ही नहीं करता कि आपका जो पावर प्लांट है वो कितने लोड को पावर प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो डिमांड होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिमांड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पावर जनरेशन के ऊपर। नोट दैट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पावर जनरेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दूसरा जो कंस्ट्रेंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट। अभी ये मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज पर मिनिमम ऑन टाइम कंस्ट्रेंट पावर प्लांट विल जनरेट मिनिमम, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पावर प्लांट नीड टू जनरेट मिनिमम अमाउंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो जैसे कि हमने बात किया मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट, एज पर मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट पावर प्लांट नीड टू जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग आपका जो पावर प्लांट है कम से कम अमाउंट ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट जनरेट करना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पावर प्लांट बनाया, आपने पावर प्लांट बना लिया और अभी आप क्या कर रहे हो, जो एनर्जी उसको जनरेट कर रहे हो, आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, एनर्जी आप कंज्यूमर को बेच रहे हो। और हो क्या रहा है, आप एनर्जी कंज्यूमर को तो बेच रहे हो मगर उसमें आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, राइट। आप कुछ कॉस्ट ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो आपके पावर प्लांट के हेल्प से। सारा का सारा जो कॉस्ट आप अपने पावर प्लांट पे ही लगा दे रहे हो और आप कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हो, मगर आप कोई रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बेचकर। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट। मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाओगे और कंज्यूमर को जब बेचोगे तो आप एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट जनरेट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, राइट। क्योंकि मिनिमम कॉस्ट आप अगर जब आप जनरेट करोगे तो ऐसे कि इसमें जो वर्कर है आप उनकी सैलरी को पे कर पाओगे, राइट, जो टैक्सेस है वो पे कर पाओगे, और जो अदर एक्सपेंसेस है उसका जो कॉस्ट है वो पे कर पाओगे। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम ऑन टाइम कंस्टेंट। जब भी हम लोग पावर प्लांट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, कंज्यूमर को बेचेंगे, तो ओवरऑल प्रोसेस में हम लोग मिनिमम से मिनिमम कम से कम रेवेन्यू एटलीस्ट जनरेट करना चाहिए, तब जाके बाकी की जो मतलब जो एक्सपेंसेस होंगे उसको हम लोग फुलफ़िल कर पाएंगे, जिसमें आ जाता है सैलरीज वर्कर की, टैक्सेस आ जाते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो भी आ जाते हैं। तीसरा जो कंस्टेंट होता है वो होता है मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट। मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या है? मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग आपका जो पावर प्लांट है आप उसको कंटिन्यूसली नहीं चला सकते हो, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो मशीन है वो लगातार नहीं चल सकती, राइट। जो जनरेटर है वो आपका लगातार नहीं चल सकता है। जो जनरेटर होगा उसको आपको थोड़े टाइम के लिए ऑफ रखना होगा, और ऑब्वियसली हम लोग यूज़ कर रहे हैं मशीन, मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, राइट। तो मशीन के मेंटेनेंस के टाइम पे भी आपको जो जनरेटर है उसे क्या रखना होगा, उसे ऑफ रखना होगा। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट। तो मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग एज पर मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट वी नीड टू कीप पावर प्लांट ऑफ फॉर सम टाइम। मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग हमें जो पावर प्लांट है ऑफ रखना होगा थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो मशीन है उसका हम लोग मेंटेनेंस कर पाए, हम लोग मशीन और जो इक्विपमेंट है उसकी हम लोग टेस्टिंग कर पाए एक्सेट्रा। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम ऑफ टाइम कंस्टेंट। तो यहाँ पर हमने 3 कंस्टेंट के बारे में बात किया जो कि हमारे यूनिट कमिटमेंट डिसीजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली आगे बात करते हैं, अभी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के बारे में। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड।
इकोनॉमिक लोड, इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था यूनिट कमिटमेंट डिसीजन के बारे में। अभी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन के बारे में। इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन का मतलब क्या होता है? इफ डिमांड ऑन पावर प्लांट इज ऑफ 50 मेगावाट, देन हाउ power plant will divide this power of 50 megawatt on different generator to reduce cost is known as economic dispatch decision। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट से हमने क्या समझा? इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपका जो पावर सिस्टम है उस आपके पावर प्लांट पर जो डिमांड है वो कितना है? वो है 50 मेगावाट। आपके पावर प्लांट पर जो डिमांड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 50 मेगावाट। तो जो 50 मेगावाट का जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए आप हर एक जनरेटर को किस हद तक की यूज़ करोगे? कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए किस तरीके से यूज़ करोगे? हर एक जनरेटर को कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिमांड ऑन पावर सिस्टम, अगर पावर सिस्टम में अगर 500 मेगावाट का अगर डिमांड होता है पावर प्लांट पर, देन हाउ पावर सिस्टम, तो किस तरीके से पावर सिस्टम ये पावर को डिवाइड करेगा अलग अलग जनरेटर पर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन को हम लोग कुछ इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैच विथ पावर लॉस और दूसरा यहाँ पर ये इकोनॉमिक डिस्पैच विदाउट पावर लॉस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक डिस्पैच विथ पावर लॉस में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इन दिस वी एज्यूम लॉसेज हैपनिंग इन दिस सिस्टम। यहाँ पर ये इकोनॉमिक डिस्पैच विथ पावर लॉस नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं लॉसेज जो कि हमारे सिस्टम में हो रहे होते हैं। बेसिकली दो टाइप के लॉसेस हो रहे होते हैं। दूसरा जो लॉस पहला जो लॉस होता है वो होता है टेक्निकल लॉस, और दूसरा जो लॉस होता है वो होता है कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस में होता है पावर लॉस और दूसरा होता है पावर थेफ्ट, मतलब जो बिजली जो चुराई जाती है वही पावर थेफ्ट। और दूसरा जो लॉस, पहला जो लॉस होता है वो होता है टेक्निकल लॉस। टेक्निकल लॉस में आपको मिलेगा पावर लॉस, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन लॉस आ जाएगा, ट्रांसफार्मर लॉस आ जाएगा, जनरेटर का पावर लॉस आ जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक डिस्पैच विदाउट पावर लॉस, दूसरा जो है इकोनॉमिक डिस्पैच विदाउट पावर लॉस, जिसमें हम लोग सिस्टम का जो लॉसेज है उसको कंसिडर नहीं करते। इन दिस वी डू नॉट एज्यूम लॉसेज ऑफ द सिस्टम। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन से हमने क्या समझा? अगर डिमांड आ रहा है जस्ट एज अ रफ एग्जांपल 100 मेगावाट का अगर डिमांड आ रहा है पावर प्लांट पर, तो 100 मेगावाट का जो पावर है उसको हम लोग हर एक जनरेटर पर किस तरीके से डिवाइड करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन। इकोनॉमिक डिस्पैच डिसीजन को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, विद पावर लॉस, विदाउट पावर लॉस। विद पावर लॉस में हम लोग पावर लॉस को कंसिडर करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पावर लॉस, जनरेटर पावर लॉस, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर पावर लॉस, और यहाँ पर हम लोग पावर लॉस को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो टाइप के पावर प्लांट होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। पहला होता है बेस लोड प्लांट और दूसरा होता है पीक लोड प्लांट। पीक लोड प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एमरजेंसी में ऑपरेट होते हैं, जब हाई डिमांड होती है, जब डिमांड पीक पर होती है, तो ऐसे केस में पीक लोड प्लांट ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं बेस लोड प्लांट के बारे में। बेस लोड प्लांट आर दोज पावर प्लांट विच गिव कांस्टेंट पावर इन एंटायर ईयर। तो बेस लोड पावर प्लांट ऐसे पावर प्लांट होते हैं जो कि आपको कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करेंगे पूरे साल। जैसे फॉर एग्जांपल विंड फार्म हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। तो ये सारे के सारे जो पावर प्लांट होते हैं ये बेस लोड प्लांट होते हैं। अब ये पीक लोड प्लांट का मतलब क्या होता है? जो बेस लोड प्लांट होते हैं इसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट को अगर आपको ऑन करना हो तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग टाइम होगा थर्मल पावर प्लांट का वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली बात कर लेते हैं पीक लोड प्लांट के बारे में। पीक लोड प्लांट का मतलब क्या है? पीक लोड पावर प्लांट ऐसे पावर प्लांट होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं पीक पीरियड के टाइम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब डिमांड ये बेस लोड पावर प्लांट से फुलफिल नहीं हो रही होती है, तो ऐसे केस में जो पीक लोड पावर प्लांट होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। पीक पीरियड में ये पीक लोड पावर प्लांट आते हैं। पीक लोड पावर प्लांट प्रोवाइड पावर ड्यूरिंग हाई डिमांड ऑफ पावर। जो पीक लोड पावर प्लांट होते हैं पावर प्रोवाइड करते हैं पावर की हाई डिमांड के टाइम, और जो पीक लोड पावर प्लांट होते हैं वो एंटायर ईयर ऑपरेट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, जैसे जो पावर प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं पीक लोड पावर प्लांट। जस्ट एज अ रफ एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, गर्मी के मौसम में अगर हम लोग देखें जो फ़ैन होता है उसको हम लोग ज़्यादा देर तक के चलाते हैं, राइट। फ़ैन को हम लोग ज़्यादा देर तक के चलाते हैं, तो ऐसे केस में जस्ट एज अ रफ एग्जांपल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो फ़ैन है उसी को ही हम लोग गर्मी के सीज़न में चलाते हैं, ठंडी के सीज़न में हम लोग हीटर भी चलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
जस्ट एज ऑफ एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, गर्मी के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी के टाइम में मौसम ज़्यादा गर्म होता है, हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, ठंडा चाहिए होता है, फ़ैन हमारा 24 आवर्स ऑपरेट कर रहा होता है, एसी हम लोग चला रहे होते हैं। तो ऐसे केस में जो डिमांड होती है वो मैक्सिमम डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, राइट। तो ये ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो पीक लोड पावर प्लांट होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। पीक लोड पावर प्लांट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, गैस पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया, तो ये एग्जाम्पल होते हैं पीक लोड पावर प्लांट के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पीक लोड पावर प्लांट होता है उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो कम होता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, बेस लोड पावर प्लांट का ज़्यादा स्टार्टिंग टाइम होता है, पीक लोड पावर प्लांट का कम स्टार्टिंग टाइम होता है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट। अभी बात कर लेते हैं कनेक्टेड लोड के बारे में। यहाँ पर आगे आप पढ़ोगे कनेक्टेड लोड के बारे में, डिमांड फैक्टर के बारे में, मैक्सिमम डिमांड के बारे में, डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बारे में, प्लांट यूज़ फैक्टर के बारे में। इतने सारे फैक्टर के बारे में आप पढ़ोगे कि आप पढ़ने के बाद भी जो कॉन्सेप्ट है आप उसको भूल जाओगे। मगर आगे हम लोग एक ऐसी ट्रिक कंसिडर करेंगे कि ट्रिक के हेल्प से जितने भी जो फैक्टर है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूज़ फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, फिर उसके बाद जितने भी जो फैक्टर है आप उसको लॉन्ग टर्म तक के याद रख पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कनेक्टेड लोड का मतलब क्या होता है। सम ऑफ पावर रेटिंग ऑफ ऑल दी लोड कनेक्टेड इन दी पावर सिस्टम इज नोन एज कनेक्टेड लोड। पावर सिस्टम के साथ जितने भी लोड कनेक्टेड है वो लोड की पावर रेटिंग का जो सम है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कनेक्टेड लोड। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, हमारे सिस्टम के साथ जितने भी जो लोड कनेक्टेड है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कनेक्टेड लोड। मोर टेक्निकली अगर बोलना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे सिस्टम के साथ जितने भी जो लोड कनेक्टेड है वो लोड के पावर रेटिंग का जो सम होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कनेक्टेड लोड। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं मैक्सिमम डिमांड के बारे में। अभी मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन, यहाँ पर हमने कंसिडर किया लोड कर्व। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है लोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ग्राफ हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर जो डिमांड है वो मैक्सिमम डिमांड है। यहाँ पर ये जो टॉप है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम डिमांड, और यहाँ पर ये जो बॉटम वाला जो पोर्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमम डिमांड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीक ऑफ लोड कर्व, यहाँ पर ये जो लोड कर्व हमें जो दिखाई दे रही है इसका जो पीक पॉइंट है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पीक ऑफ लोड कर्व इन एंटायर ड्यूरेशन इज नोन एज मैक्सिमम डिमांड। पूरे ड्यूरेशन में ये जो लोड कर्व का जो पीक है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। ये जो लोड कर्व का जो हाईएस्ट पीक हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। लोड कर्व का जो लोएस्ट पीक हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिमांड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोएस्ट पीक ऑफ लोड कर्व इज नोन एज मिनिमम डिमांड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिस्टम की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने बात किया, आपके पावर प्लांट की जो कैपेसिटी वो मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम डिमांड अगर 50 वाट होता है, आई मीन 50 मेगावाट होता है जस्ट एज ऑफ एग्जांपल, तो आपका जो पावर प्लांट है 100 मेगावाट जनरेट करने की कैपेसिटी रखना चाहिए। आपके पावर प्लांट की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 100 मेगावाट होना चाहिए। तो आपके सिस्टम की या फिर आप बोल सकते हो आपके पावर प्लांट की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होना चाहिए मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में। अभी बात कर लेते हैं डिमांड फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम डिमांड और टोटल कनेक्टेड लोड, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिमांड फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड टोटल कनेक्टेड लोड इज नोन एज डिमांड फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट ऑल लोड कैन नॉट बी इन ऑन स्टेट एट सेम टाइम ड्यू टू विच मैक्सिमम डिमांड रिमेन लेस देन कनेक्टेड लोड। जैसे कि स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो लोड है वो एक ही टाइम पर ऑन स्टेट में नहीं हो सकते, सारे के सारे जो लोड है वो एक ही टाइम पर ऑन स्टेट में नहीं हो सकते। तो यही रीज़न की वजह से जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो कम होता है टोटल कनेक्टेड लोड के कंपैरिजन में। सारे के सारे लोड एक टाइम में टर्न ऑन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल, दिन के टाइम जो लाइट फ़ैन होता है वो हमारा चालू होता है, राइट, मगर रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम हम लोग जो लाइट है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप ऑफिसेस कंसिडर करो तो ऑफिसेस में दिन के टाइम आपकी जो ऑफिस होती है उसमें जितने भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, मगर रात के टाइम आपकी जो ऑफिस होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो जो लाइट फ़ैन है, जितने भी जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो भी बंद हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली मगर आप रात में इंडस्ट्री देखो तो रात में जो इंडस्ट्री है वो काम कर रही होती है, इंडस्ट्री में रात में भी काम चल रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिन के टाइम हमारी जो कमर्शियल और जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो ऑन होते हैं, उसमें जितने भी जो लोड कनेक्टेड होते हैं कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, वो सारे के सारे जो लोड होते हैं वो ऑन होते हैं दिन के टाइम, मगर रात के टाइम वो सारे के सारे जो लोड होते हैं वो ऑफ होते हैं।
एट द सेम टाइम रात के टाइम जो इंडस्ट्रियल लोड होते हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि अपना आपकी इंडक्शन मोटर हो गई, या फिर जो इंडस्ट्री में जो अलग अलग लोड होते हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं रात के टाइम, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है। जस्ट एज ऑफ एग्जांपल बहुत सी अगर आप इंडस्ट्री कंसिडर करो तो रात के टाइम जो इंडस्ट्री होती है वो काम कर रही होती है। तो यहाँ से हमने ये देखा रात में अगर इंडस्ट्री चालू होती है तो सुबह में इंडस्ट्री बंद रहती है, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल। और जब सुबह में हमारे रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होता है तो रात में रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब जो लाइट होती है, लाइट वगैरह लाइटिंग लोड, उसको हम लोग ऑफ रख देते हैं सोने के टाइम। तो हमारा ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है, राइट। तो यहाँ पर बहुत हद तक की क्लियर है कि जो सारे के सारे जो लोड है उसको हम लोग एट दी सेम टाइम नहीं चला रहे, राइट। दिन के टाइम रेसिडेंशियल कमर्शियल एग्जिस्टेंस में, तो रात के टाइम हमारी इंडस्ट्रियल एग्जिस्टेंस में। तो ये रीज़न की वजह से जो सारे के सारे जो लोड होते हैं वो एट दी सेम टाइम ऑपरेट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो हमेशा कम होता है टोटल कनेक्टेड लोड के कंपैरिजन में। तो जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो कम होता है टोटल कनेक्टेड लोड के कंपैरिजन में, कनेक्टेड लोड के कंपैरिजन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डिमांड फैक्टर हमने जो कंसिडर किया है, जो कि है रेशियो मैक्सिमम डिमांड और टोटल कनेक्टेड लोड का, तो जो डिमांड फैक्टर होता है वो 1 के कंपैरिजन में कम होता है। जो डिमांड फैक्टर होता है वो 1 के कंपैरिजन में कम होता है। अभी बात कर लेते हैं लोड फैक्टर के बारे में। लोड फैक्टर का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ एक्चुअल लोड एंड फुल लोड इज़ नोन एज लोड फैक्टर। ये सारे के सारे जो फैक्टर है आप इसको कैसा याद रखोगे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो लोड फैक्टर जो रेशियो होता है एक्चुअल लोड और फुल लोड का, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड इज नोन एज लोड फैक्टर। और जो लोड फैक्टर होता है वो भी 1 के कंपैरिजन में कम होता है। डिमांड फैक्टर भी 1 के कंपैरिजन में कम होता है। डिमांड फैक्टर 1 के कंपैरिजन में क्यों कम होता है? क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो कम होता है कनेक्टेड लोड के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट तो लोड फैक्टर शुड बी क्लोज टू यूनिटी एज मच एज पॉसिबल। जो लोड फैक्टर है वो यूनिटी के क्लोज में होना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, बात कर लेते हैं अभी प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। अभी प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है? प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड प्लांट कैपेसिटी इज नॉन एज प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम डिमांड और ये प्लांट कैपेसिटी दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगेन जो प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में। प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में, सो दैट मैक्सिमम लोड कैन बी सप्लाइड। प्लांट की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा, जिसके वजह से ज़्यादा लोड को हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, जैसे कि हमने बात किया था, रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। और जो प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है मैक्सिमम डिमांड से। ये बात को आप नोट डाउन कर लो, पिन पॉइंट कर लो, आपकी जो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कोई ऑटोमोबाइल मोबाइल अगर कंसिडर करो, ऑटोमोबाइल में अगर कोई 4 पर्सन बैठता है तो जो ऑटोमोबाइल होती है उसको हम लोग 4 पर्सन के अकॉर्डिंगली नहीं बनाते। ऑटोमोबाइल को हम लोग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू 10 पर्सन, राइट। तो जितने पर्सन बैठने वाले उससे ज़्यादा पर्सन हम लोग कंसिडर करते हैं ऑटोमोबाइल को किसी कार को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो कार की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो आपकी जो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। मैक्सिमम डिमांड अगर आपका 50 वाट होता है, 50 मेगावाट होता है, तो आपका जो पावर प्लांट है वो 100 मेगावाट तक के पावर जनरेट करना चाहिए। यहाँ पर ये प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको एक और एक चीज़ बताता है। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर शोज हाउ एफिशिएंट वी आर यूजिंग पावर प्लांट। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर हमें ये भी बताता है कि कितना एफिशिएंटली हम लोग पावर प्लांट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ प्लांट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट, प्लांट की कैपेसिटी अगर 100 मेगावाट होती है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं 50 मेगावाट, तो ऐसे केस में हम लोग पावर प्लांट को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे, राइट। तो जो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब किस हद तक के आप प्लांट को इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो पावर प्लांट की कैपेसिटी अगर 100 मेगावाट है और आप यूज़ कर रहे हो पावर प्लांट को अप टू 90 मेगावाट, तो ऐसे केस में आप जो पावर प्लांट है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। मगर आप 50 मेगावाट तक के पावर प्लांट को यूज़ कर पा रहे हो और पावर प्लांट की कैपेसिटी है 100 मेगावाट, तो ऐसे केस में जो पावर प्लांट है आप उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्लांट यूज़ फैक्टर। ये सारे के सारे जो फैक्टर है इसको कैसा याद रखें इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे। प्लांट यूज़ फैक्टर, तो प्लांट यूज़ फैक्टर का मतलब क्या होता है? स्टेशन आउटपुट
और डिनोमिनेटर में प्लांट कैपेसिटी इंटू आवर्स ऑफ यूज़। तो इसका जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लांट यूज़ फैक्टर। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पावर जनरेटेड बाय पावर प्लांट और मैक्सिमम पावर डेट कुड बी जनरेटेड बाय पावर प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट यूज़ फैक्टर। प्लांट यूज़ फैक्टर मतलब आपका पावर प्लांट कितना पावर जनरेट कर रहा है और आपका पावर प्लांट कितना पावर जनरेट कर सकता था, इसका जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लांट यूज़ फैक्टर। आप ये प्लांट यूज़ फैक्टर को अच्छे से नोट डाउन करना। प्लांट यूज़ फैक्टर आपको ये बता रहा है आपका पावर प्लांट कितना पावर जनरेट करता है, कितना पावर आपका पावर प्लांट जनरेट कर रहा है और कितना पावर आपका पावर प्लांट जनरेट कर सकता था, राइट। इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लांट यूज़ फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पावर प्लांट है वो जनरेट कर रहा है 50 मेगावाट और आपका पावर प्लांट जनरेट कर सकता था 100 मेगावाट। तो 50 मेगावाट और 100 मेगावाट दोनों का जो रेशियो है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लांट यूज़ फैक्टर। अभी बात कर लेते हैं रिजर्व कैपेसिटी का। रिजर्व कैपेसिटी के बारे में, रिजर्व कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी आपको क्या इंडिकेट करता है, रिजर्व कैपेसिटी शोज हाउ मच पावर प्लांट कैन रिजर्व पावर। रिजर्व कैपेसिटी आपको ये बताता है कि आपका जो पावर प्लांट है वो कितने पावर को रिजर्व रख सकता है, कितने पावर को सेव करके रख सकता है, कितने पावर को सेव करके रख सकता है। तो दिस रिजर्व पावर कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ पावर नीड। और ये जो रिजर्व पावर है या फिर बोल सकते हैं जो पावर को हमने जो सेव करके रखा है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पावर की जब हाई रिक्वायरमेंट होगी तब। तो यहाँ पर ये रिजर्व कैपेसिटी हमें क्या इंडिकेट करती है, प्लांट की कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी। और रिजर्व कैपेसिटी हमें ये इंडिकेट करती है कि पावर प्लांट कितना पावर को रिजर्व में रख सकता है। अगर पावर प्लांट ज़्यादा पावर को रिजर्व में रख सकता है तो ऐसे केस में रिजर्व कैपेसिटी ज़्यादा होगी और वो जो रिजर्व पावर होगा उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई पावर। अभी बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में। डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डाइवर्सिटी फैक्टर शोज हाउ मैक्सिमम डिमांड इज़ डिवाइडेड इन एंटायर डे। डाइवर्सिटी फैक्टर हमें ये इंडिकेट करता है कि पूरे दिन में जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर पा रहे हैं, राइट। मैक्सिमम डिमांड शुड डिवाइडेड ड्यू टू विच कैपेसिटी रिक्वायर बाय जनरेटिंग स्टेशन विल गेट रिड्यूस, जनरेटिंग कैपेसिटी गेट रिड्यूस। ये जो मैक्सिमम डिमांड है इसे हमें क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है, ये मैक्सिमम डिमांड को हम लोग अलग अलग पावर प्लांट पर इसलिए डिवाइड करते रहे ताकि जो हर एक जो पावर प्लांट है उसे ज़्यादा पावर जनरेट ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक असाइनमेंट अगर आपको मैं लिखने देता हूँ 100 पेज का असाइनमेंट अगर मैं आपको लिखने देता हूँ तो ऐसे केस में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। मगर वो 100 पेज का असाइनमेंट अगर मैं अलग अलग स्टूडेंट को लिखने देता हूँ तो ऐसे केस में आपके ऊपर जो बर्डन है वो कम से कम रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जो मैक्सिमम डिमांड है उसे हमें डिवाइड करना होता है। मैक्सिमम डिमांड हमें अलग अलग पावर प्लांट पर अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन पर डिवाइड करना होता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा लोड नहीं होता। यहाँ पर ये जो फैक्टर है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर हमें यही बताता है कि हम लोग किस तरीके से जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन पर डिवाइड कर पा रहे हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर शोज हाउ डिमांड इज़ डिवाइडेड इन एंटायर डे। किस तरीके से जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन पर पूरे दिन भर, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू अबव फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फैक्टर के वजह से जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी फैक्टर से हमने ये समझा कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग किस तरीके से हर एक जनरेटिंग स्टेशन पर डिवाइड कर पा रहे पूरे दिन में, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। अभी यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डिमांड है उसे हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन पर ताकि एक पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन पर ज़्यादा लोड ना आ जाए, हर एक पावर प्लांट की जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कम से कम रहे। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ड्यू टू अबव फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए ये वाला फार्मूला होता है एक्चुअल लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। आप ऐसा भी बोल सकते हो एक्चुअल लोड और मैक्सिमम डिमांड दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर को आप कैसा याद रख सकते हो, डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग किस तरीके से पूरे जनरेटिंग स्टेशन पर डिवाइड कर पा रहे हैं। जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग किस तरीके से अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन पर डिवाइड कर पा रहे हैं। तो डिवाइड
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें डाइवर्सिटी फैक्टर में डी अपीयर करता है और जो डिवाइड है उसमें भी डी अपीयर करता है। तो यहाँ से आपको इंस्टेंटेनियसली क्लिक हो जाएगा कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो डिवाइड से रिलेटेड है, डिवाइड टर्म से रिलेटेड है। डाइवर्सिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि जो मैक्सिमम डिमांड है उसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर पा रहे हैं हर एक जनरेटिंग स्टेशन में। यहाँ पर अगर आप देखो ये जितने भी फैक्टर हमने पढ़ा ये सारे के सारे फैक्टर में आप मैक्सिमम डिमांड से ही खेल रहे हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डाइवर्सिटी फैक्टर में आपने पढ़ा मैक्सिमम डिमांड, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रिजर्व कैपेसिटी में आपने पढ़ा मैक्सिमम डिमांड, फिर उसके बाद आप देखो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर में आपने पढ़ा मैक्सिमम डिमांड, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिमांड फैक्टर में भी हमने पढ़ा मैक्सिमम डिमांड, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड से ही खेल रहे हैं। तो जो मैक्सिमम डिमांड वाला जो टर्म है आप इसको नोट डाउन करो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में भी बात किया। सिमिलरली नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है? जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है एवरेज डिमांड और प्लांट कैपेसिटी दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड एंड प्लांट कैपेसिटी इज नोन एज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब ये सारे के सारे जो फैक्टर है आप इसको कैसा याद रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे हेल्प लेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस का। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपने बात किया एवरेज डिमांड के बारे में। डिमांड वाले टर्म आपको कौन कौन से मिल रहे हैं? दो ही टर्म मिल रहा है। सबसे पहले आपको एवरेज डिमांड मिला और दूसरा जो टर्म आपको जो मिला वो मिला मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको एवरेज डिमांड मिला और इससे पहले हम लोग बहुत से फैक्टर में मैक्सिमम डिमांड के बारे में बात करें। तो यहाँ पर इन सिंपल वर्ड आपको दो डिमांड मिल रहे। पहला जो डिमांड है वो है एवरेज डिमांड और दूसरा जो डिमांड है वो है मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पर ये जो मेथड है ये साइकोलॉजिकली हमें हेल्प करता है ये जो फैक्टर्स है इसे लॉन्ग टर्म तक के मेमोराइज करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो एसएससी जेईई का जो पेपर होता है उसमें ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये सारे के सारे जो फैक्टर है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए पावर जनरेशन के केस में। तो जैसे कि हमने बात किया हमारे पास दो डिमांड है, एवरेज डिमांड और दूसरा मैक्सिमम डिमांड। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे एवरेज डिमांड और नीचे की तरफ आप लिखोगे मैक्सिमम डिमांड। अब इसको कैसा याद रखें? हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली पहला ए आता है फिर उसके बाद एम आता है। तो ऊपर की तरफ आएगा एवरेज डिमांड और नीचे की तरफ आएगा मैक्सिमम डिमांड, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपने तीन लोड के बारे में पढ़ा, एक्चुअल लोड के बारे में, फुल लोड के बारे में, टोटल कनेक्टेड लोड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया आपने तीन लोड के बारे में बात किया। सबसे पहले हमने बात किया एक्चुअल लोड के बारे में, फिर उससे पहले हमने बात किया था फुल लोड के बारे में, राइट। एक्चुअल लोड फुल लोड के बारे में हमने बात किया था, फिर हमने बात किया था टोटल कनेक्टेड लोड के बारे में। तो आपको तीन लोड मिल रहे हैं, एक्चुअल लोड, फुल लोड और टोटल कनेक्टेड लोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले एक्चुअल लोड, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा फुल लोड, फिर उसके बाद हमने लिखा टोटल कनेक्टेड लोड। इसको भी आप अल्फ़ाबेटिकली याद कर सकते हो। पहला हमें पता है ए आता है तो यहाँ पर ये एक्चुअल लोड, फिर एफ आता है, फिर उसके बाद फुल लोड, फिर उसके बाद टी आता है, एफ के बाद टी आता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया टोटल कनेक्टेड लोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी आपको कुछ इस तरीके से एरो बना देना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको कुछ इस तरीके से एरो बना देना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था जो मैक्सिमम डिमांड वाला जो टर्म है इसके साथ हम लोग बार बार खेल रहे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये जो मैक्सिमम डिमांड है इसको हमने नोट डाउन कर लिया, इसको हमने पिन पॉइंट कर लिया। अब ये जो मैक्सिमम डिमांड है इस पर आपको दो एरो बनाना है, एक इनकमिंग एरो बनाना है और दूसरी आपको आउटगोइंग एरो बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम डिमांड है इससे हमने कुछ इस तरीके से इनकमिंग एरो बनाया और दूसरी जो एरो है उसको हमने कुछ इस तरीके से आउटगोइंग एरो बनाया। ये वाली जो एरो है वो मैक्सिमम डिमांड को छोड़ के जा रही है और ये वाली जो एरो है मैक्सिमम डिमांड में आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्चुअल लोड और यहाँ पर ये फुल लोड दोनों के बीच में आपको कुछ इस तरीके से एरो बना देना है, कुछ इस तरीके से एरो बना देना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है, यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो किसको पिन पॉइंट कर रही है? मैक्सिमम डिमांड को पिन पॉइंट कर रही है। तो जो मैक्सिमम डिमांड होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो एरो है वो ये मैक्सिमम डिमांड को छोड़ के जा रही है और यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है वो किसके तरफ है? टोटल कनेक्टेड लोड के तरफ है। तो जो टोटल कनेक्टेड लोड है वो डिनोमिनेटर पे होगा। मतलब ये जो एरो का जो हेड आपको जो दिखाई दे रहा है एरो का हेड जिस भी टर्म को शो कर रहा है वो जो टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरो का जो हेड है वो फुल लोड को शो कर रहा है, तो जो फुल लोड होगा वो कहाँ पर होगा? डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पर अभी आप देखो ये जो एरो हमने जो कंसीडर किया, ये जो एरो है वो ये मैक्सिमम डिमांड में आ रही है। तो ये जो एरो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। और यहाँ पर ये जो एरो है वो ये टोटल कनेक्टेड लोड की तरफ जा रही है, या फिर बोल सकते हैं जो एरो है वो ये मैक्सिमम डिमांड से बाहर आ रही है। तो जो एरो है इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं डिमांड फैक्टर। अभी इसको हम लोग कैसा याद रखें? यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है वो मैक्सिमम डिमांड में आ रही है
और ये वाली जो एरो है वो मैक्सिमम डिमांड से जा रही है। यहाँ पर आप देखो डाइवर्सिटी फैक्टर में आपको डी के बाद क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है आई। डी के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो एरो है वो ये मैक्सिमम डिमांड में इनकमिंग है, तो यहाँ पर ये जो एरो है इसको हमने कंसिडर कर लिया डाइवर्सिटी फैक्टर, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो एरो है वो एक्सीड कर रही है मैक्सिमम डिमांड को। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डिमांड फैक्टर है उसमें दूसरा जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है वो है ई। ई का मतलब क्या है, एक्सीड। और यहाँ पर ये जो एरो है वो एक्सीड कर रही है मैक्सिमम डिमांड को, तो ये जो एरो है इसको हमने नाम दे दिया डिमांड फैक्टर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो हमने जो बनाया है, यहाँ पर ये एक्चुअल लोड और यहाँ पर ये फुल लोड, यहाँ पर भी लोड अपियर कर रहा है और यहाँ पर भी लोड अपियर कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो एरो हमने जो बनाया है इसको हमने कंसिडर कर लिया लोड फैक्टर। बस अभी आपके सारे के सारे जो फैक्टर होंगे वो डिफाइन हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर को, फिर डिफाइन करेंगे डिमांड फैक्टर को, फिर लोड फैक्टर को, फिर उसके बाद बात कर लेंगे प्लांट कैपेसिटी और प्लांट यूज़ फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में। तो ये जो एरो है वो है डाइवर्सिटी फैक्टर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो है, ये जो एरो का जो हेड है वो मैक्सिमम डिमांड की तरफ है और जो टेल है वो कहाँ पर है, वो है एक्चुअल लोड पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो हेड होगा वो डिनोमिनेट जो हेड जिस भी टर्म को शो करेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डिमांड है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। और यहाँ पर ये जो टेल है वो एक्चुअल लोड की तरफ है। ये जो एरो आपको जो दिखाई दे रही है, इसकी जो टेल है वो एक्चुअल लोड की तरफ है, तो जो एक्चुअल लोड होगा वो न्यूमरेटर में होगा। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो देखते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर हमें एक्चुअल लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड मिल रहा है या नहीं। हाँ, तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमें मिल रहा है एक्चुअल लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दूसरा अगर हम लोग देखें डिमांड फैक्टर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो का जो हेड है वो है टोटल कनेक्टेड लोड की तरफ, मतलब टोटल कनेक्टेड लोड डिनोमिनेटर में जाएगा। और यहाँ पर ये जो एरो का जो टेल है वो मैक्सिमम डिमांड की तरफ है, इसका मतलब मैक्सिमम डिमांड और डिनोमिनेटर में जाएगा टोटल कनेक्टेड लोड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिमांड फैक्टर। तो यहाँ पर अगर आप देखो डिमांड फैक्टर आपको क्या मिला, डिमांड फैक्टर अगर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, डिनोमिनेटर में टोटल कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिमांड फैक्टर। यहाँ से हमने डिमांड फैक्टर को भी डिफाइन कर लिया। तीसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो एरो आपको जो इंडिकेट कर रही है, ये वाली जो एरो है वो लोड फैक्टर की है। और यहाँ पर ये जो एरो है इसका जो हेड है वो फुल लोड की तरफ है और जो टेल है वो एक्चुअल लोड की तरफ है। तो अगर हम लोग देखें, फुल लोड जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्चुअल लोड रहेगा न्यूमरेटर में, तो जो लोड फैक्टर है एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्या लोड फैक्टर हमें एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड मिल रहा है। हाँ, तो लोड फैक्टर हमें मिल रहा है एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड। तो कुछ इस तरीके से लोड फैक्टर को भी हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने तीनों फैक्टर को डिफाइन कर दिया। अभी आ जाते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहाँ पर ये प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, अगर आपको चाहिए रहेगा ना, आप ये चार्ट बना लेना, बनाने के लिए 2 मिनट भी नहीं जाएगा। 2 मिनट क्या, इनफैक्ट आप 10 सेकंड में बना लोगे ये चार्ट। सिर्फ आपको ये जो एरो है ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये जो एरो है वो मैक्सिमम डिमांड में आएंगी और ये जो एरो है मैक्सिमम डिमांड से जाएंगी। ये जो एरो हमने जो बनाया इसका जो नाम होगा वो होगा डाइवर्सिटी फैक्टर। ये जो एरो इसका जो नाम होगा वो होगा डिमांड फैक्टर, राइट। और यहाँ पर ये जो एरो है हमने बना दिया लोड फैक्टर के लिए। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दोनों का जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर प्लांट कैपेसिटी अपेयर करेगा। यहाँ पर भी प्लांट कैपेसिटी और यहाँ पर भी प्लांट कैपेसिटी। यहाँ पर हमने 2 डिमांड के बारे में बात किया था। यहाँ पर ये एवरेज डिमांड और दूसरा मैक्सिमम डिमांड। अल्फ़ाबेटिकली एवरेज डिमांड पहले आएगा क्योंकि ए है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली मैक्सिमम डिमांड बाद में आएगा क्योंकि एम है, राइट। और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सी। प्लांट कैपेसिटी में प्लांट दोनों में कॉमन है, यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी। यूटिलाइजेशन में पहला यू आ रहा है और कैपेसिटी में पहला सी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सी है वो अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है और जो यू है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है एवरेज डिमांड में हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली ए पहला आता है और जो एम है वो बाद में आता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एवरेज डिमांड और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया मैक्सिमम डिमांड। यहाँ से हमने प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दोनों को हमने डिफाइन कर दिया, राइट। यहाँ से हमने ये किस तरीके से लिखा है, एवरेज डिमांड और यहाँ पर ये मैक्सिमम डिमांड, प्लांट यूटिलाइजेशन और प्लांट कैपेसिटी दोनों में डिनोमिनेटर में प्लांट कैपेसिटी ही रहेगा, डिनोमिनेटर में प्लांट कैपेसिटी रहेगा। यहाँ पर ये प्लांट कैपेसिटी सी अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है और हमें पता है ए अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है, राइट।
तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एवरेज डिमांड, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यू अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, और अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम डिमांड है उसमें जो एम है वो भी अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया मैक्सिमम डिमांड। तो ये जो ट्रिक है ये बेसिकली मैं मेमोराइज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको सही लगी तो आप कंसिडर करो, अदरवाइज रेस्ट ऑन अप टू यू। अगर आपको ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ना है फैक्टर वैक्टर वाला तो आप नहीं पढ़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके हेल्प से बहुत से जो कॉन्सेप्ट हो गए वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो प्लांट यूज़ फैक्टर है इसको हमने डिफाइन नहीं किया। प्लांट यूज़ फैक्टर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लांट यूज़ फैक्टर आपको ये इंडिकेट कर रहा है आपका पावर प्लांट कितना पावर जनरेट कर रहा है, और आपका पावर प्लांट कितना पावर जनरेट कर सकता था, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट यूज़ फैक्टर। तो यहाँ पर हमने बात किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में।